चलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका है आवर्त सारणी। क्या है? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल की क्या है, ये जितने भी तत्व आपके खोजे गए इन सबको जरूरी है कि एक सही क्रम में अरेंज किया जाए। ऐसा थोड़ी है, आज की डेट में आपके 118 एलिमेंट्स हैं लगभग। ठीक है, तो एक ज़रूरत है कि एक सही तरीके से वो अरेंज किए जाएं, जिससे कि उसका अध्ययन, उन तत्वों का अध्ययन बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम समान गुणों वाले तत्वों को एक जगह रख लें तो इस तरह से ग्रुप बन सकते हैं हमारे, और सभी तत्वों का अध्ययन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कई साइंटिस्ट आए। शुरुआत में तत्वों की खोज भी कम हुई थी, जैसे जैसे तत्व बढ़ते गए उनको एक कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ती गई। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, डोबेराइनर। उन्होंने अपने कुछ त्रिक समूह बनाए। परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, उस टाइम पे तत्व के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया गया, लेकिन उसमें कुछ कमियां आई। उस टाइम इतने तत्व नहीं थे। जैसे डोबेराइनर एक साइंटिस्ट आए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस केवल आपको जस्ट टू नो जानना है आपको। उन्होंने ट्रिक बनाए। ठीक है, कुछ तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा और ये बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, तो त्रिक समूह आप याद रखिएगा डोबेराइनर का, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स ने क्या बताया, अष्टक नियम। क्या किया उन्होंने, ये बताया कि जिस तरह संगीत में कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं। क्या होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी फिर सा। 8वां जो स्वर है वो सा फिर से वही आता है, रिपीट होता है ना। इसी तरह उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के जब बढ़ते क्रम में अरेंज किया तो देखा कि 7 तत्वों ने अरेंज किया, फिर 8वां तत्व वही गुण वाला आया। लेकिन कुछ अरेंज करते गए तो उन्होंने जब अरेंज किया तो केवल कैल्शियम तक उनका इस तरह के ग्रुप बने कि समान गुणों वाले तत्वों के ग्रुप बने। इसके बाद वो भी फेल हो गया। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, मेंडलीव, रशियन साइंटिस्ट थे मेंडलीव। ठीक है ना, 1869 के करीब उन्होंने क्या दिया, ये 19वीं शताब्दी के मध्यकाल के आसपास। तो इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि परमाणु तत्व का परमाणु भार होता है ना। तब तक और भी तत्व खोजे जा चुके थे, तो इन्होंने एक अपना आवर्त नियम किया। क्या किया? आवर्त नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। एक नियम दे दिया है। पहले तो बताया उन्होंने डोबेराइनर ने और न्यूलैंड्स ने कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हमने रखा, उतने तत्व भी ज्ञात नहीं थे उस टाइम, और इनके टाइम पे और भी तत्व ज्ञात हो गए। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा अध्ययन किया और एक तत्वों के बीच में एक सिमिलरिटी देखी। ये क्या है, परमाणु भार के अनुसार तत्वों में बढ़ते क्रम में रखते चले गए और देखा कि हर कुछ टाइम बाद फिर से वही गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो आवर्त, सबसे पहले तो आप समझिए आवर्त नियम क्या है। आवर्तता का मतलब समझते, एक वर्ड है आवर्तता। इसका मतलब आप समझते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आवर्त नियम भी आपको समझ में आ जाएगा। आवर्तता क्या होती है, इसको इंग्लिश बोलते हैं पीरियोडिसिटी। मतलब कि एक किसी भी चीज में आवर्तता हो सकती है। आप एक निश्चित अंतराल के बाद वही चीज फिर से रिपीट होना, ये आवर्तता कहलाती है। ठीक है, अब मेंडलीव पे किसके लिए किया? तत्वों के लिए किया, एलिमेंट्स के लिए, है ना, तत्वों के लिए। और तत्वों का परमाणु भार ही उस टाइम पे मेन था। परमाणु भार के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। तो तत्वों में जब बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा तो देखा कि निश्चित अंतराल के बाद में फिर से वही गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो उन्होंने इसको एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, है ना, भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के
के आवर्ती फलन होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, आप बताइए। मतलब यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में अगर अरेंज किया जाए तो वही गुण वाले तत्व फिर से रिपीट होने लगते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने ये आवर्त नियम दिया। द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, परमाणु भार। ठीक है, तो उनकी आवर्त सारणी के जो मेन वो थे ग्रुप। चलिए, तो आपने समझ लिया होगा, है ना। अब बनाते हैं मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं, आपको ये बता देते हैं। तो मैंडलीव ने क्या किया, मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। आवर्त जो आपकी ये पड़ी हुई लाइनें हैं ना, ये आवर्त क्या आते हैं, 5 या फिर 6 और आपकी ये 7। ठीक है, 7 आवर्त, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ग्रुप थे। ठीक है, जो क्षैतिज लाइनें हैं ना, ये आवर्त है। ठीक है, और ये खड़ी लाइनें जो वर्टिकल लाइन्स हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन्स हैं, ये क्या है आपके ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रुप। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपका देखिए फर्स्ट ग्रुप सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को रखा। ठीक है, फिर इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, हर ग्रुप को उन्होंने 2 भागों में बांटा। फर्स्ट ए, यहाँ पर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवन्थ ए सेवन्थ बी। और 8वें ग्रुप को उन्होंने डिवाइड नहीं किया, लेकिन इसमें 3 तत्वों को एक साथ रखा। 8वें ग्रुप को ए बी सी में डिवाइड नहीं किया, लेकिन 3 तत्वों को एक साथ रखा। ठीक है, अच्छा, इसके उस टाइम पे मैंडलीव के टाइम पे उत्कृष्ट गैसें आप जानते हुए नोबल गैसें, इनर्ट गैसें उस टाइम पर उनकी खोज नहीं हुई। बाद में उनके लिए उन्होंने अलग से एक 0 ग्रुप बताया और ये बताया कि जिनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे वो नोबल गैस होते हैं, उत्कृष्ट गैसेस होते हैं। उनके लिए 0 ग्रुप का बताया कि 0 ग्रुप होगा और ये यहाँ पर पहले आएगा। ठीक है, ये खास चीज़ें थी मैंडलीव की आवर्त सारणी की। इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है 1 से 7 तक ग्रुप 1 और 2 ए और बी में डिवाइडेड थे। 8वें ग्रुप में 3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया था। मैंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दे दी। बहुत सारे कई चीज़ें बहुत सही आई कि परमाणु भार के जब बढ़ते क्रम में रखा गया तो सब तत्व अरेंज होते चले गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ कमियां निकल के आई। क्या कमियां आई थी? कमियां आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन का स्थान। किसका स्थान? हाइड्रोजन का स्थान। उनके उसमें हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं था। हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में भी रखा था उन्होंने और 7वें ग्रुप में भी रखा था। हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में भी रखा था और 7वें ग्रुप में भी रखा था। क्यों? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। और यहाँ पे भी 7वें ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, इनकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। इस तरह हाइड्रोजन की सिमिलरिटी क्षार धातुओं इनसे भी थी और इससे भी थी। तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं था, तो ये मैंडलीव की सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी कमी क्या थी? समस्थानिकों का स्थान। किसका? समस्थानिक क्या होते हैं बताओ? आपको बताया सम मतलब समान, स्थान मतलब क्रमांक। यहाँ पे तत्वों के लिए क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक। ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। ठीक है, अब जैसे आप देखिए क्लोरीन है,
17Cl35 होता है और 17Cl37, ठीक है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, है ना। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक, 1H1 1H2 1H3। अब मेंडली साहब एक तरफ तो कह रहे हैं तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कैसे होते हैं? परमाणु भारों के। अब आप बताइए इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम हाइड्रोजन का एक स्थान दिया गया है ना, तो हाइड्रोजन की कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। एक का भार होता है 2, एक का भार होता है 3, एक का भार 1, 2 और 3, ठीक है। प्रोटियम बोलते हैं इसको, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। ये ट्राइटियम ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। अच्छा, तो अब इसके लिए 3 स्थान देना चाहिए ना भार के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो। अब बताइए मेंडली साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, तो जब भारों के आवर्ती फलन 3 स्थान देने चाहिए ना, क्लोरीन को 2 स्थान देने चाहिए ना, ये यहाँ पे फेल हुआ है, ये नहीं बता पा रहे, ठीक है। अगला एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं तत्वों के गुण, और ऊपर से उन्होंने क्या किया, एक आयोडीन और टेल्यूरियम। आयोडीन का 126.9 के आसपास होता है, 127.6 एटॉमिक वेट। आयोडीन को उन्होंने पहले रख दिया और टेल्यूरियम को उन्होंने नहीं, आयोडीन को बाद में रखा और टेल्यूरियम को पहले रख दिया। तो अब इसका भार ज़्यादा है टेल्यूरियम का, तो इसको पहले आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए, है ना। और आयोडीन को पहले आना चाहिए, लेकिन आयोडीन को उन्होंने कहाँ रखा? आयोडीन का स्थान टेल्यूरियम के बाद था। तो ऐसी कई विसंगतियाँ थी जिस कारण से मेंडलीव का ये आवर्त नियम फेल हो गया। तो आपने बस मेंडलीव के बारे में इतना जानना है कि 3-4 कमियाँ कि हाइड्रोजन का स्थान कोई फिक्स नहीं था, समस्थानिकों का स्थान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिकों के, और जब परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो उनको एक से ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। जैसे इसके 2 समस्थानिक उनको 2 जगह मिलनी चाहिए, इसके 3 समस्थानिक को 3 जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये फेल हो गए। कुछ तत्व ऐसे थे जिनके परमाणु भार कम थे और वो बाद में थे। तो आयोडीन का स्थान टेल्यूरियम के बाद आता है, लेकिन टेल्यूरियम का परमाणु भार ज़्यादा है, आयोडीन का परमाणु भार कम है। समझ में आ गया? ये कमियां थी। चलिए, तो इसको ओवरकम करने के लिए लेकिन मेंडलीव ने बहुत सारे तत्वों की भविष्यवाणी पहले से कर दी थी। कुछ अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ तत्वों के स्थान छोड़ के रखे थे कि जब ये तत्व खोजे जाएंगे तो उनको इस स्थान पे बैठा दिया जाएगा, है ना। तो काफ़ी हद तक उन्होंने एक सही तरीके से एक टेबल के फॉर्म में करेक्टराइज कर दिया। कितना जान लिया आपने? टेबल के फॉर्म में करेक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो जब टेबल एक बार बन गई तो अब इस पे ही रिसर्च हुई आगे, है ना। जैसे जैसे तत्व बढ़ते गए, उस टाइम पे पूरे तत्व नहीं खोजे गए थे, तत्वों की खोज चल रही थी, तो इसके बाद कुछ और तत्व खोजे गए। और जब ये सब कमियां सामने आई तो इसके बाद 1913 में साइंटिस्ट है मॉजले। कौन से साइंटिस्ट है? मॉजले। उन्होंने अपनी नई आवर्त सारणी दी और एक नया आवर्त नियम दिया, ठीक है। क्या दिया? नया आवर्त नियम। तो अकॉर्डिंग टू मॉजले साहब, मॉजले 1913 में उन्होंने नया आवर्त नियम दिया, ठीक है। क्या था नया आवर्त नियम? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के नहीं, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के, अब पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ जाएंगे ना। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। मतलब जेड, जब पहले पिछले लेक्चर में हमने आपको समस्थानिक बताया था, उसमें एक बात बताई थी कि जेड किसी भी परमाणु का कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर जेड परमाणु क्रमांक चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि तत्व ही बदल जाएगा आपका तत्व। जैसे हमने कहा टू नंबर कौन है आपका? हीलियम। टू कहा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओ हीलियम। हमने कहा 5 पे क्या है आपका? बोरॉन। 17 पे क्या है? Cl। अगर 17 चेंज होगा, ये हम इसको 16 कर दें तो ये ऑटोमेटिक सल्फर कहलाएगा। फिर वो क्लोरीन नहीं है, वो सल्फर है। तो
उन्होंने क्या बताया मौलवी साहब ने कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल बाद से वही गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार से तत्वों को उन्होंने कैटेगराइज किया। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंडली साहब कह रहे थे कि समस्थान का कोई स्थान नहीं उनके उस टेबल में, है ना, तो जैसे उन्होंने कहा कि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं तो समस्थानिक वाली प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। 1s1 1s2 1s3। अब हाइड्रोजन भी चाहे कितने समस्थानिक हो लेकिन पोजीशन कितनी मिलेगी, एक पोजीशन मिलेगी, पोजीशन एक ही मिलेगी, ठीक है ना। Cl 17Cl35 और 17Cl 37, ठीक है ना। कार्बन का समस्थानिक 6C12 6C13 होता है और 6C14 होता है, ठीक है। तीन समस्थानिक होते हैं, है ना। तो तीनों के लिए एक ही स्थान है 6 नंबर पे, 6 पोजीशन पे, बस हो गया ये, ठीक है। अब चलते हैं मॉडल इनकी नई पीरियड के ऊपर। अब आपके यहाँ पीरियड टेबल है, आप देखते जाइए और हम यहाँ बनाते आएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं पीरियड टेबल में पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स, है ना। और ग्रुप कितने हैं, टोटल ग्रुप नई पीरियड टेबल में 36 लाइनों को, जो पड़ी हुई लाइन होती है ना, इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन लाइन को, आवर्त, क्या बोलते हैं, आवर्त, ठीक है। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं आपके, ठीक है। तो टेबल गलत किया मैंने, टेबल को साफ कर दीजिए, वही टेबल का काम हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 एक ऊपर बना देते हैं 7, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए ग्रुप कितने हैं, पीरियड्स 1 to 7, 1 to 7। ग्रुप कितने हैं, ग्रुप कितने बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, इनको पीरियड्स बोलते हैं आवर्त, ठीक है। आवर्त कितने होते हैं, 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4। आप पहली लाइनें देखिए अपने उसमें पीरियड जो आपको दी है, पहली लाइनें हैं, कितनी हैं, कितने आवर्त हैं, 7। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां। फिर इसके बाद आपके ग्रुप आते हैं, जो ये खड़ी लाइनें हैं ये ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। ग्रुप कितने हैं, आप काउंट करो, बनाओ, पता लगता। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलिए देखिए क्यों खेल रहे आपने, ये सब 7 आवर्त हो गए आपके। ग्रुप इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अभी 17 हुई है, एक और बचा है 80, ठीक है। इसको जो मैनली के टाइम पे जो उन्होंने ग्रुप के ये वाला मार्क यूज कर लो सर। अच्छा ये नया मार्कर आ गया, अरे वाह। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, जो मैनली के हर ग्रुप को 1 से 7 तक ग्रुप को ए और बी में डिवाइड किया था, तो
वही वो चीज़ सेम यहाँ पे भी है आपका। ये कहलाएगा फर्स्ट ए, ये कहलाएगा सेकेंड ए, ये कहलाएगा थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये सेवेंथ बी। ठीक है ना। फिर आपके एट्थ ग्रुप 3 ग्रुप में डिवाइड था आपका, 1 2 3, ये आपका एट्थ कहलाएगा, ये मैनलिप के टाइम का था। ठीक है। फिर आपका 8 9 10, फिर आ गया आपका फर्स्ट बी, सेकेंड बी। ठीक है। फिर इसके बाद आपका थर्ड ए, फोर्थ ए एंड आपको सेवेंथ ए, ये आपका सेवेंथ ए, और ये जीरो ग्रुप। ठीक है, जीरो ग्रुप बन गया, समझ में आ गए, आप देखते भी आ रहे हैं साथ साथ। ठीक है। फर्स्ट ए, सबसे पहले इसको हाइड्रोजन, जीरो ग्रुप में क्या था आपका हीलियम। क्लियर, समझ में आ गया आपको। हाइड्रोजन और हीलियम, जीरो ग्रुप, सब ग्रुप की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और इस पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो जब परमाणु भार का कोई मतलब नहीं है, अब कोई भी तत्व परमाणु भार के हिसाब से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ठीक है। इसका एक ही नियम है, क्या नियम है बताओ बेटा? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती गुण थे। मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद वही गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, 3 नंबर पे आता है लिथियम, बेरिलियम। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे, यहाँ से आइए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। ठीक है। फिर इसके बाद 10 हो गया। 11 के गुण लिथियम से मिलते जुलते थे, है ना। लिथियम, सोडियम, इसके गुण मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम 11 12 13, एल्यूमिनियम 14, सिलिकॉन 15, फास्फोरस 16, सल्फर 17, क्लोरीन 8। ठीक है। देखो परमाणु भारों के परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा आपने, तो ऐसा नहीं कि बोरॉन के गुण एल्यूमिनियम के गुण इससे मिलते जुलते नहीं है, तो हम यहाँ आगे ले आएंगे इसको। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। क्लोरीन के गुण फ्लोरीन से मिलते हैं, आर्गन के गुण नियोन से मिलते हैं, जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। आप थोड़ा थोड़ा तो जान ही रहे हो सब। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराए थे, उससे उस टाइम पे आपको ग्रुप बताए थे मैंने आपको। ठीक है। अब चाहो तो सारे ग्रुप ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम में पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है। अब इनके परमाणु क्रमांक जैसे आपको पता नहीं है, ये तो पता है 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है। इसमें जरा अगर आप डिफरेंस देखोगे, पहले और दूसरे में 2 का डिफरेंस है। ठीक है। सोडियम कितना होता है 11, इसमें कितना डिफरेंस है 8 का। ये कितना होता है 19, इसमें कितना डिफरेंस है 8 का। देखते हैं 2 8 8, और इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा 18 का। कितना डिफरेंस आ जाएगा 18 का। तो इसमें 18 जोड़ दें कितना हो जाएगा आप बताइए, नहीं बता पाओगे 37। ठीक है। इसमें कितना 18 का, फिर आप जोड़िए 32 का डिफरेंस आएगा, फिर आपका 32 का डिफरेंस आएगा। ठीक है। इस तरह से आप उनका जो है परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हैं, तो चलिए पहले आपको ग्रुप बता देते हैं। मैग्नीशियम, बेटा बात नहीं अब यहाँ लिखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। पहले ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, 14 में पहले में 2 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट, 18, 32। ये आपके कितने हो गए, आपके जोड़ा कितना हुआ, जल्दी लिखिए फास्ट।
करो। अरे सीधा जो है ना, 8 2 10 8 18 8 118 118 एलिमेंट बताए थे मैंने आपको टोटल। भले ही कुछ नीचे के एलिमेंट कुछ खोजे जा रहे हैं, कुछ खोजे जा चुके हैं धीमे धीमे, तो जैसे ही खोजे जाएंगे उनका स्थान फिक्स है पहले से, ठीक है। उनका स्थान क्या है, फिक्स है। अगर प्रॉपर्टी इसके बराबर मिलेगी तो यहाँ पे लिखा जाएगा, प्रॉपर्टी इसके बराबर मिलेगी तो इसके समान मिलेगी तो यहाँ लिखा जाएगा, इसके समान मिलेगी तो यहाँ पे, इसके समान मिलेगी तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे खोजे जाएंगे वो अपने आते जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अब आप कभी कंफ्यूज तो नहीं हो। 7 पीरियड्स हैं, पहले पीरियड 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट 18 18 32 32, ठीक है। पहला पीरियड फिनिश हो गया आपका, 2 एलिमेंट हो गए आपके। सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट्स, इतना हो गया आपका, ठीक है। फोर्थ में कितने हैं, 80। तो अब यहाँ पे भरना शुरू हो जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब जैसे हमें तो याद है, आपको बहुत याद नहीं करना है, आपको जितनी चीज़ें हम बताएंगे वो आपको ध्यान में रखना है पीरियोडिक टेबल को देखते हुए, ठीक है ना। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्ड, ठीक है ना। बेरिलियम, नियोबियम, ये है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है। टेक्नीशियम, रेनियम, रूथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इल्वियम, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर के साथ कौन सा है, एयू, गोल्ड, ठीक है। जिंक के साथ क्या आएगा, कैडमियम और मरकरी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। अब इस ग्रुप पे आया हुआ यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और UuO करके आएगा आपका अगर लिखा होगा, ठीक है। ये अनन ऑक्टेव, ये अभी खोजे जाएंगे तो इनके नाम लिखे जाएंगे, ठीक है। मैन आप क्या देखिए, आपने 4th पीरियड में कितने 18 एलिमेंट देखिए हमने, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पीरियड में हमने कितना कहा था आपका, 18 हो गए आपके। 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हमने रखे, कितने आपके, गिनो भाई, 18 रखे हैं, बाकी बचे कितने, 14 एलिमेंट। 14 एलिमेंट यहाँ पे लैंथनम के बाद अलग से रखे गए हैं। 14 एलिमेंट लैंथनम के बाद आपके 14 एलिमेंट्स, और यहाँ पे एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट, ये मिसिंग है ना यहाँ पे 14 एलिमेंट। ये आपके अलग से देखो, आप नीचे उसमें लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, कितने, 14 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बाकी यहाँ पे साफ कर देते हैं, ठीक है। इनको ये 14 एलिमेंट अलग से लिखे, 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटीशियम तक, और यहाँ पे आपका 80 है, 90 थोरियम से लेकर के 103 लॉरेंशियम तक, यही है, ठीक है। कंफर्म, अब पूरा लिख लीजिए, आपको उतनी की जरूरत नहीं है, आप केवल समझिए इस टेबल को, फिर से समझिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पर है, एटॉमिक नंबर के बेस पे। पीरियोडिक लॉ क्या है,
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती क्रम होते हैं। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक के भौतिक क्रम में लिखा गया है। ठीक है, इसमें पहला ग्रुप पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं मैंडलीव की तरह। वर्ग कितने हुए? 18। मैंडलीव ने क्या किया था, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को एक साथ रखा था। उन्होंने फर्स्ट ए को अलग रखा है, फर्स्ट बी को अलग रखा है। ठीक है, सेकंड ए सेकंड बी को अलग रखा था। 1 से 7 मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 1 से 7 तक जो ग्रुप थे ना, मल्टीप्लाई 2 में डिवाइड थे नहीं थे। कितने हो गए आपके? 14 ग्रुप। तो 14 तो ये इनके फिक्स है, सेम वही है। उसके मैंडलीव में एक ग्रुप था आपका, ये कितने में? 3 में डिवाइड थे। 3 एलिमेंट थे, तो इन्होंने तीनों ग्रुप बना दिए। 17 हुए। जीरो ग्रुप उस टाइम पे नहीं था, बाद में डिस्कवर हुआ, एक ग्रुप वो बढ़ गया था। उस मैंडलीव ने उनके लिए उत्कृष्ट गैसेस के लिए स्थान छोड़ रखा था। बताया था कि ऐसे एलिमेंट जो थे उस टाइम पे लिख दिए थे, ऐसे एलिमेंट जब खोजे जाएंगे तो ये 0 ग्रुप में आएंगे। ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया। टोटल कितने हो गए आपके? 18 ग्रुप। इनको बोलते हैं वर्ग। तो आपको सीधा याद रखना है 1 से लेकर 18 याद रहेंगे, है ना। 1 से 7 तक फर्स्ट ए सेकंड ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड बी, इस तरह से आपके 14 ये हो जाएंगे। 8वें ग्रुप में उन्होंने मैंडलीव में था FeCONI, ये साथ साथ रखे हैं इस तरह से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक कमी और बताई थी, ये टेलुरियम है 127.6, ये 126.9 आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन का परमाणु भार क्या है आपका? कम है। मैंडलीव के हिसाब से इसको पहले आना चाहिए था, लेकिन जो नई पीरियोडिक टेबल आई तो इसका एटॉमिक नंबर इससे जो है ज़्यादा है, तो आयोडीन को बाद में रखा गया। परमाणु भार से कोई मतलब नहीं। ये मैंडलीव की कमी भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब याद रहेगी। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको ए बी करके भी याद नहीं करना है, सीधे 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर के 18 तक। अब पहले ग्रुप में जो पहला ग्रुप है इसको बोलते हैं, लिखते जाइए आप थोड़ा सा, उसी में आप नोट करते जाओ, अल्कली मेटल। क्या है? अल्कली मेटल, क्षार धातु, हिंदी में बोलते हैं क्षार धातु। ठीक है, दूसरे है आपके ये क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इनको याद रखना। इस ग्रुप को बोलते हैं 17 ग्रुप को हेलोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते थे आपके। आपको बताया था कक्षाएं होती थी, एटम की न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस से चारों क्या होती? कक्षाएं। कक्षाओं को ऊर्जा स्तर बोलते थे। आपको पूरा टेबल बनाया था हमने, यहाँ पे बताया था। उसके अंदर क्या होते हैं? उप ऊर्जा स्तर। आपको अगर याद हो तो 4 ऊर्जा स्तर बताए थे आपको, S, P, D, L। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इस रूप में SPDF के रूप में। एक तो होती उर्वरी परियोजना 288 करके लिखते थे, एक होता है SPDF के रूप में। जब SPDF के रूप में हम लिखते हैं तो 4 ब्लॉक बन जाते हैं हमारे। कितने बन जाते हैं? 4 ब्लॉक। S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप ये आपका कहलाता है एस ब्लॉक। क्या कहलाता है? ठीक है, 13 से लेकर के 18 तक ये आपका कहलाता है पी ब्लॉक, जो आपका 3 से लेकर के 12 तक है। 3P से सेकेंड ए तक ये कहलाता है आपका डी ब्लॉक।
आपके जो 40 एलिमेंट्स 6 पीरियड के लेंथनम है 57 होता है। ये आप देखो यहाँ पे लेंथनम क्या होता है 57 एटॉमिक नंबर। इसके बाद जो आता है आपका ये सीधा 72 हाफनियम हो जाता है। क्या आ जाता है 72 हाफनियम, मतलब 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट 14 एलिमेंट को अलग रखा गया है। इनको बोलते हैं एफ लॉग एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, आपको केवल ये समझने के लिए, बाकी आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप उसको देखते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, एफ लॉग एलिमेंट्स क्लियर है ना। चलिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनको बोलते हैं, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया आपने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक की धातु है क्षार धातु है और क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, पी ब्लॉक में आपकी धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। आप देखिए उसमें बोरों से देखिए आप 7 एलिमेंट लिखे होंगे आपके। एक 2 3 4 5 6 7 लिखे, अलग से नहीं बने हुए हैं। अच्छा, इसमें बने हुए नहीं है ना, आपके इसमें दिख नहीं रहे हैं। तो ये ग्रुप आपके क्या कहलाते हैं, 7 जो है आपके 7 उपधातु। क्या है आपके उपधातु, मेटल वाइट, ये नोट कर लीजिए आप। मेटल वाइट, धातु और उपधातु क्या होते हैं, धातु और अधातु के बीच में जो होते हैं, मतलब उनके जैसे धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। लेकिन इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं उभयधर्मी होते हैं, कुछ अम्लीय गुण भी होते हैं, कुछ क्षारीय गुण भी होते हैं, इसलिए इनको उपधातु बोलते हैं। 7 है आपके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आर्सेनिक, टिन, लेड और बिस्मथ। ये मतलब धातु अधातु के बीच के गुण प्रदर्शित करते हैं। कुछ धातुओं गुण प्रदर्शित करते हैं, कुछ अधातुओं गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आ रही पीरियोडिक टेबल है। चलिए, पी ब्लॉक हो गए आपके 13 से लेके 18 तक। पी ब्लॉक में आपके ये बोरॉन फैमिली हो गई, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और ये फ्लोरीन फैमिली, इसको बोलते हैं हेलोजेंस। इनके जो सॉल्ट, ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन है, ये आपके जनरली समुद्र में पाए जाते हैं। इनके सॉल्ट, ये सॉल्ट के रूप में समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप को 18 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, इनके अंतिम कक्षा पूरी भरी हुई होती है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ परिचित हुए आप हैं, और आगे चलते हैं आप। डी ब्लॉक को तो 3rd बी से 2nd ए तक है आपका, ठीक है ना, 2nd बी तक है आपका। इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा होगा उसमें, आप हिंदी में लिखना होगा, लिखना है तो संक्रमण धातु है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है, इसलिए इनको बोलते हैं संक्रमण धातु। ठीक है, जो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा धातु। दुर्लभ मृदा धातु है, इंग्लिश बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं सिविल के लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। दुर्लभ का मतलब क्या समझते हैं आप, क्या होता है, जो बहुत कम पाया जाए। कहते हैं ना, दर्शन तो दुर्लभ हो गए उनके, मतलब कभी मिलते ही नहीं, बहुत कम मिले जो।
वो दुर्लभ हो गया। समझ में आ गया? मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी, है ना, मतलब खनिज के रूप में, मिट्टी के रूप में, मिट्टी में पाए जाते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और धातु में मेटलिक प्रॉपर्टी होती है इनकी। तो ये क्या हो गया? दुर्लभ मृदा धातु में, रेयर अर्थ एलिमेंट। अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ते होंगे तो अभी चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई इंडिया में रोक दी थी। और ये एलिमेंट्स बहुत से डिवाइसेस में यूज होते हैं, कारों के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, लिथियम आयन बैटरीज में यूज होते हैं, है ना, डिस्प्ले में यूज होते हैं। तो बहुत इनके एप्लीकेशंस हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। चीन का इसमें सर्वप्रथम स्थान है। ये बहुत हॉट टॉपिक है, लेटेस्ट का भी का है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मृदा में बहुत कम पाए जाते हैं। चीन में वहाँ पाए जाते हैं, उनका निष्कर्षण होता है, मेटल निकाली जाती है, इसके बाद में उसको सॉल्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हैं, जिस कारण से चीन ने कुछ जैसा भी हो, द्वेष बस हो, जैसा भी हो, सप्लाई इसकी रोक दी थी। लेकिन अब सप्लाई बहाल हो गई है, तो अब यहाँ प्रोडक्शन कारों का, डिस्प्ले के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सबका शुरू हो गया। मतलब चलिए, तो आपके 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक क्षारीय धातु में, क्षारीय मृदा धातु में, पी ब्लॉक में आपके मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। एस ब्लॉक में केवल मेटल्स हैं आपकी, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, संक्रमण धातु में बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, दुर्लभ मृदा धातु या तत्व, सब धात्विक प्रकृति होते हैं। चलिए, ये आपके इस तरह की पूरी धातुएं हैं। ये उपधातु में बाकी सारी जो है ये क्या है? एलिमेंट्स। आप देख रहे होंगे सारी धातुएं। क्लियर? चलिए, अब किसी, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल याद कर ली, अब याद करने के कई तरीके हैं। ठीक है, शायद आपने अगर लिख रखे हो, इसको बोलते हैं हलीना के रब से प्रयास करो। अब आप लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप अपने मन से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, कोई समझ में ना आए तो हम उसको याद करा देंगे आपको। बहुत आपको रटने की जरूरत है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि इस ग्रुप के एलिमेंट, इन सबकी बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, पहले ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में। कभी आप कंफ्यूज नहीं हो। बैलेंस सेल मतलब क्या होती है? जैसे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कितना होता है आपका? यहाँ लिखिएगा, आपका 12 Mg होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282 आएगा, 12 हो गया। ठीक है ना। कैल्शियम का 2882, 2818, 82, 2818, 32, 18, 82, इस तरह से आएगा। फिर इसके बाद रेडियम का 32 दो बार आएगा। इस तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लेकिन जो बैलेंस सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसकी बैलेंस सेल में कितने आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए एटॉमिक, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल याद है, सपोज करिए ग्रुप पूरा याद है। हमने कहा रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, आपको नहीं पता है। अगर आपको निकालना है तो आप तुरंत, जैसे पीरियोडिक टेबल अगर आपको समझ में आ रही है तो आप तुरंत निकाल लो। देखो आप कैसे, बेरिलियम कितना होता है? 4। ठीक है, दूसरे से तीसरे में आएंगे 8 एलिमेंट का डिफरेंस होता है, कितना हो जाएगा? 12। फिर 8 एलिमेंट का डिफरेंस होता है, कितना आ जाएगा? 20। स्ट्रोंशियम कितना हो जाएगा? 38। फिर ये कितना हो जाएगा? 56 Ba। फिर रेडियम कितना हो जाएगा? 32 जोड़ दीजिए, सॉरी 88, 32 जोड़ेंगे ना, 88 आ जाएगा। निकल आया सबका एटॉमिक नंबर, है ना। तुरंत चुटकियों में इसका निकालना है 3, 11, 19। फिर 32 जोड़ेंगे, सॉरी 18 जोड़ेंगे 37। फिर 32 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 55। 56 यहाँ है तो इसकी पहले 55 ही आएगा ना। 86 से तो ये 85 आएगा। आप लेकिन इसके हिसाब से भी जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा। नहीं सॉरी 87 आएगा, 88 लिखा है, हम उसको देखा है ना। और 88 है, ये 87 आएगा फ्रेंड्स। इन सबकी बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इन सबकी बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन मेटल्स को छोड़ दीजिए। फिर आइए 13 से लेकर 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, आप 0 ग्रुप में आइए। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 8 जोड़ देंगे। इसमें कितना? 18, 36, कितना? 54, फिर 86। अब आप देखिए, आप दिस पीरियोडिक टेबल इज
बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, है ना, हमने कहा ना। आप यहाँ आइए, 54 है, 54 के बाद यहाँ आइए आप 55 आ गया, 56, 57, ठीक है, 56, 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक अलग रखे हैं एलिमेंट्स। 72, 73, 74 सबका एटॉमिक नंबर मिलता चला जा रहा है ना। 73 आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखते जाइए, 74, 75, 76, 77, 78, 79 गोल्ड और 80 मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पे आइए 20 है, 20 के बाद ये ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। यहाँ देखिए आप 20 के बाद स्कैंडियम 21, 22, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर, 30 जिंक, फिर गैलियम 31, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 34 सिलीनियम, 35 ब्रोमीन और 36 क्रिप्टॉन। फिर यहाँ से ऐसे आ जाइए, 37 आ गया आपका, 38 आ गया, ये 39, 40, 41, 42, 43, 44 रुथेनियम, 45 रोडियम, 46 पैलेडियम, 47 सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट सिल्वर, जानते हो चांदी होती है ना, चांदी कितना इंपॉर्टेंट है ना। 48 कैडमियम, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा आपका 49। अब आपको पता नहीं है, आपको ये पता है बालगा, BALGA बालगा, इंडियन IN थैला TL, ठीक है। कई तरीके सब लोग अपना अलग अलग बनाते हैं, इसलिए हमने बताया। आप हो सकता है कुछ देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, याद किए हो आपने, अपना खुद का बना लो या वैसे याद किए हो, ठीक है। बालगा इंडियन थैला। तो बोरॉन कितना होता है 5 होता है, एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 8 जोड़ देंगे कितना 13, फिर इसमें 18 जोड़ेंगे ना, देखो आप यहाँ पे ये लिखा है अलग से आपको, 18 जोड़ेंगे कितना आया 31, ठीक है। फिर 49, 18 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे आप कितना आया 80 बाद 81 और आप जोड़ दिए 32 तो भी इतनी आएगा, है 2 और 9 11 1 आपको कह दिया जाएगा 4 3 7 और 1 8 81, 4932 कितना 81 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो ऐसे करते चले जाओ, 6 कार्बन 14, 31 बार 32, 49 के बाद 50, 50 टिन, SN क्या होता है टिन, 81 के बाद 82 लेड, ठीक है। समझ में आ गया। इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, अब इस पर 32 जोड़ दीजिए आप, नीचे आ जाएगा, ठीक है। 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 113, ये 114, 115, 116, 117, 118, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना सिंपल हो गया। अब कभी आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल अगर 2-4 बार पढ़ लोगे आप तो आपको समझ में आता चला जाएगा। तो आपके सामने है पीरियोडिक टेबल, इसलिए सबको दिलवा दी है कि आप तुरंत देख सको आप, ठीक है। 87, 88, ये कितना आएगा 89, फिर ये कितना आएगा 104, 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंशियम तक जो आपके 14 एलिमेंट हैं वो कहाँ रखे गए हैं, नीचे अलग से। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा धातुएं, दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी एक साथ सिमिलर होती है, एक तो प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं, दूसरा प्रॉपर्टीज कैसी होती है सिमिलर होती है, जिस कारण से इनको अलग से स्थान दिया है, ठीक है। तो 104 आएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ऑटोमेटिक तेरा यहाँ पे आ गया आपका, तो यहाँ से भी आ रहा है आपका, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 118 एलिमेंट्स हो गए आपसे। सारे मेटल हैं, ये 7 मेटलॉइड्स हैं, और ये क्या है आपके नहीं इनर्ट गैसेस नहीं, नॉन मेटल्स, ठीक है। क्या है नॉन मेटल्स। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल आपको समझ में हमें लगता काफ़ी हद तक आ गई होगी अगर आप अध्ययन करेंगे एक बार 2 बार थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से। अभी आपके सामने अभी भी देख लेंगे, 2 मिनट में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ ग्रुप्स याद रखना, जैसे ये 0 ग्रुप, इनको याद रखना जरूरी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पेट्रॉन, जीनॉन, रेडॉन, इसको चाहे छोड़ देना, ठीक है ना। सबका हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। एक चीज़ और आपको बता दें, पूरी पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बांटा है ना,
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, इसका भी लॉजिक सुन लीजिए। जब पहले ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका अगर एसपी, हम दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए थे, एक बोरबरी हाइपोथेसिस पे, बोरबरी परिकल्पना पे, उसमें 288 करके इस तरह से लिखा जाता है। तीन चार नियम होते हैं, आपको 2-3 नियम बताता है, याद रखना कि पहली कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 2n²। दूसरा क्या है, जैसे पहली कक्षा में छोड़कर किसी भी कक्षा में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, अगली कक्षा का निर्माण शुरू हो जाता है, तो अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। तो नेक्स्ट क्या था कि अगली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं होंगे जब तक कि उससे अंदर वाली में 18 इलेक्ट्रॉन ना हो, 18। ठीक है, इसी तरह से एक और आगे, आपको उतना आगे नहीं आते। तो अगर हम इसको देखेंगे आप, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना सबके अंतिम कक्षा में, और अगर एसपीडीएफ में करेंगे तो उसमें आएगा S1 और S2। इसको बोलते हैं एन का मतलब जो कक्षा होगी। इसका 1S1 होगा लास्ट में, इसका 2S1 होगा लास्ट में, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1, सबकी लास्ट सेल में ये आएगा। एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कहाँ जाएगा, एस में, इसलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसमें S2 आएगा, जैसे आप एग्जाम्पल देखो 4B, 1S2, 2S2। ठीक है, और बोरबरी परिकल्पना से देखें तो 2 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो लास्ट सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में गए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और एस में आपको पता है कि एक ही कक्षक होता है, उसने पूरा टेबल बनाया था, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में तीसरा तो नहीं आएगा ना, तो एस ब्लॉक खत्म, S1 या फिर S2, ये S1 और S2। अब आपको याद रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रहेगा, लास्ट सेल का तो आपको याद रहेगा ही। 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2 हो गया। ठीक है, चलिए 13 ग्रुप में आइए, 13 से 18 तक पी ब्लॉक। जब आपका ये पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 13 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपका, 3, 14 में लास्ट टाइम में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसको तो साफ कर ही सकते हैं, अभी तो आपको पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आप इसमें हमने बताया था NS1 NS2। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाती है, पी सब सेल आती है। पी सब सेल में 3 बॉक्स होते हैं, 3 कक्षक होते हैं ऑर्बिटल। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 3 में कितने अधिकतम, 6। ठीक है, आपको हमने हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताया था, उसमें ये बताया था कि पी में 3 कक्षक होंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें NS2 5 वाले का ले लो आप, 5 बोरॉन, 2,3 होगा। इसको अगर एसपीडीएफ लिखेंगे 1S2, 2S2 और 2P1। बोरॉन के लिए 2P1, पी में इलेक्ट्रॉन आया लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये पी ब्लॉक का हो गया। एक इलेक्ट्रॉन आया इसलिए 13 ग्रुप में, इसमें 13 ग्रुप में। फिर अगला आएगा, ये इसके बराबर हो गया। अब इस ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बाल का इंडियम थैला। ठीक है, तो इसमें 2S2, 2P1 होगा। इसका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2S2, 2P1। लास्ट सेल का बता रहा हूँ, बैलेंस सेल का। इसमें 3S2, 3P1, 4S2, 4P1, 5S2, 5P1, 6S2, 6P1, 7S2, 7P1, सब में आएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बोरबरी के हिसाब से 2 और 4 होगा ना। 20 तक तो हमने कहा था, आप याद ही कर लीजिए, रट लीजिए उसको, इसलिए कहा था बार बार आते रहेंगे, वो आपको आते रहेंगे। एक बार याद हुए तो आपको हमेशा सोचने में टाइम लगेगा, तो समझ में आएगा। हाँ, 2-4 होगा इसका। 2-4 मतलब ये होगा 2S2, 2P2, 2P2। अब आगे लिख नहीं रहे, लेकिन आपको सिर्फ समझा देते हैं। 2S2, 2P2, 2S2, 2P, 3S2, 3P2, 4S2, 4P2, फिर इसी तरह 5, 6, 7। तो
यहाँ से P में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हुए, इन सब में P में एक इलेक्ट्रॉन होगा, NP में मतलब अंतिम कक्षा, इसमें NP2, इसमें NP3, इसमें NP4, इसमें NP5 हेलोजन, और इसमें NP6, और NH2 तो सब में हो गई होगा। तो NH2 NP1, NH2 NP2, NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6, जो कि 0 नहीं आया समझ में आपको? आ गया? ठीक है। अच्छा, तो ये P ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाए? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन P उप कक्षा में जाता है, P उप ऊर्जा स्तर में जाता है। इस पर D, इनमें D1 बहुत डिटेल में काफी जरूरत नहीं है, बस केवल समझ लीजिए D1, D2, D3, D4, D5 एंड D10 तक आपका जिंक तक D10। तो ये आपका D1 से D10 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, D1 से D10 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब ये आपका D कौन सा होगा? चौथा, ये आपका फोर्थ पीरियड है ना, ठीक है। इसमें 4s1 होगा, इसमें 4s2 होगा। 4s2 होने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। बहुत डिटेल, आई थिंक उतना डिटेल नहीं आता, बस केवल आप समझ लीजिए D ब्लॉक एलिमेंट है, इनमें D1 से लेकर D10 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जो उनकी D होती है वो n-1d होती है। कौन होती है? n-1, मतलब अंतिम कक्षा से एक अंदर वाली है, जिसमें 4s2 आ रहा है। 4s2 के बाद इसमें क्या आएगा? 3d1, इसका नाम लिखेंगे तो 4s2 आएगा इसकी अंतिम कक्षा, और इसमें 4s2 के बाद 3d1, फिर 3d2, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, 5। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन अपवाद रहता है, आपको वहाँ पे जानना ही होगा आगे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मतलब D कौन सी होती है आपकी? एक अंदर वाली होती है। उसी तरह से जब F होगी ना, तो F 2 अंदर वाली होगी, F n-2, F1 से लेके F14 तक। F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 में अधिकतम कितने? 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 1 से जाएंगे ना, F1, F2, 4F1, इनको बोलते हैं 4F, इसको बोलते हैं 5F एलिमेंट, ठीक है। इनको D में बोलते हैं 3D एलिमेंट, 4D एलिमेंट, 5D, 6D, ठीक है, और 6D तक, ठीक है। ये 4F और 5F, मतलब चौथे आवर्त में आपके एलिमेंट है ये। तो चौथे की D नहीं भरेगी आपकी, इनकी तीसरी की D भरेगी, n-1d भरेगी। इसमें n-2f भरेगी। कौन सी भरेगी? n-2f भरेगी, ठीक है। तो SPDF के हिसाब से जो ब्लॉक बनाए गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? S में जाता तो S ब्लॉक एलिमेंट, P में जाता तो P ब्लॉक एलिमेंट, D में जाता तो D ब्लॉक एलिमेंट, और F में जाता तो F ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अच्छा, तो पूरी टेबल आपकी इस तरह से। सारे मेटल्स आपको हमने बता दिए। सारे मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, जल्दी बताओ, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर, मरकरी कितना है? 80। अब ऐसे एलिमेंट्स को आपको याद रखना है, सबको ना याद हो, लेकिन खास खास एलिमेंट याद रखना पड़ेगा ना। तो 80 मरकरी, उसमें गोला लगा लो, या फिर उसमें कहीं लिखा भी होगा आपका नीचे कि लिक्विड है। सिंबल तो दिया है, सिंबल तो हमने भी दे दिया, लेकिन लिक्विड है। कैसे? नॉर्मल टेम्परेचर पे मरकरी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। याद रखोगे आप इसको, है ना। अब इस पीरियड समझ में आएगा। अधातु में आएगा सब। अधातु में ज़्यादातर सॉलिड भी होगी, गैस भी होगी, लिक्विड भी होगी। केवल एक धातु लिक्विड है जो कि है ब्रोमीन 35 दिया है, इसको याद रखना है आपको। लिक्विड, मरकरी में लिखिए लिक्विड, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, बाकी क्लासिफिकेशन आपको बता ही दिया, लगभग सब चीज़ें हो गई। अब आपका जब ये धातु अधातु वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल्स उसकी आ जाएगी। ये आप ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो लैंथेनाइट, एक्टिनाइट,
4F को लैंथेनाइड्स बोलते हैं और 5F को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। लैंथेनाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब लैंथेनम के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं? लैंथेनम। आपकी हो सकता है इसी में लिखा हो, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन कई जगह आप ये भी देखेंगे 57 से ही शुरू कर देते हैं, आप 57 से ही शुरू कर देते हैं, तो वो सही नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि 57 बी ब्लॉक का है और 58 ए ब्लॉक का है, लेकिन उसका लिख देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना। इसी तरह से यहाँ एक्टिनियम AC 89, इसका 90 थोरियम आता है ना, 90 थोरियम, तो 89 के बाद आते हैं ना ये एक्टिनियम के आते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ये लैंथेनम के बाद में आते हैं, उनको बोलते हैं लैंथेनाइड्स। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स। क्यों क्यों बताइए? कि आफ्टर लैंथेनम आते हैं, लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए। अब लैंथेनम की प्रॉपर्टी इनसे काफ़ी मिलती जुलती होती है, एक्टिनियम की भी काफ़ी मिलती जुलती होती है, ठीक है। इसलिए इसको लैंथेनाइड बोल देते हैं, इसको एक्टिनाइड बोलते हैं। इसलिए इसको साथ भी कभी कभार रख के दिखा देते हैं। इसमें आप जो पीरियड उसमें नहीं साथ रखा है वो, क्योंकि उसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर इसके बाद एक्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो बताओ, आप कुछ पूछना हो इसमें। बाकी एक बार सही जगह से आप पीरियड टेबल देखो, जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको बने रहने के थोड़ा एक दो चीज़ें शायद और आएंगी। चलिए अब आपको बताते हैं आवर्ती गुण। क्या बताते हैं? आवर्ती गुण, इनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आवर्ती गुण कौन कौन से होते हैं? हमने ये कहा कि तत्वों के गुणधर्म या भौतिक रासायनिक गुण, इस तरह से गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मतलब सेम गुण वाले तत्व फिर से रिपीट होते रहते हैं, इसलिए पीरियोडिक टेबल यही बेस है। अगर इनके गुण ना मिलते होते, हम क्यों इसको एक दूसरे के नीचे रखते? मतलब मैग्नीशियम को बैरिलियम के नीचे थोड़ी रखते, कहीं नहीं रख देते इसको, लेकिन एक आधार तो होना चाहिए, एक आधार मिल गया आपको। इसी तरह से आपके होते हैं आवर्ती गुण, आवर्ती गुण, ठीक है। पहला है आपका परमाणु आकार। क्या है आपका? परमाणु आकार। आकार तो समझ आ गया, साइज, परमाणु का साइज। अच्छा, अब आपको एक चीज देखिए इसी टेबल में, देखते आइए थोड़ा सा, कि 1 से लेकर 7 तक पीरियड है, 1 से लेकर 7 तक इसमें कक्षाएं होंगी। इसमें केवल एक कक्षा होती है, इसमें 2 कक्षाएं होती है। कक्षाएं मतलब ऊर्जा स्तर या एन, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या ही बोलते हैं, उसको आप पढ़ाया है हमने, ठीक है। फिर इसमें 3 होती है, सोडियम मैग्नीशियम इन सब में। इसमें 4 कक्षाएं होती है, इसमें 5 कक्षाएं होती है, 6 कक्षाएं होती है, 7 कक्षाएं, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है। अब आप ये देखिए, एक एटम आपका, ठीक है, एटम में न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा होता है ना, बताया था, जहां पर एक छोटा सा पार्ट एटम के अंदर, जहां पे एटम का लगभग सारा का सारा मास केंद्रित होता है, वो नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? कक्षाएं होती हैं, ठीक है। अब हम इसको सर्कुलर बना देते हैं, सर्कुलर नहीं होती, उस तरह से क्या बोलते हैं, स्फेरिकल टाइप, उस तरह से होती है। चलिए, नाभिक चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में केवल एक कक्षा होगी, लिथियम में 2 कक्षाएं होंगी, 3 कक्षा, सोडियम इस ग्रुप में, इस आवर्त में 3 कक्षाएं होंगी, अगले आवर्त में 4 कक्षाएं। तो आप ये देखिए, अगर हम इसका रेडियस लें तो न्यूक्लियस से ही लेंगे ना रेडियस, तो 1 कक्षा होगी तो इतना रेडियस होगा, 2 कक्षा होगी तो इतना रेडियस होगा, 3 कक्षा होगी तो इतना रेडियस होगा, यहाँ तक, ठीक है। तो रेडियस तो बढ़ता चला जाएगा, और रेडियस बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा तो बढ़ेगा, आकार ही बढ़ रहा है सीधा सा, तो परमाणु बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि परमाणु आकार किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, आकार बढ़ता है, और जो चीज वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी वो आवर्त में हमेशा घटेगी। आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद रखना है, इस तरह का एक थंब रूल लगाना है। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, आपको एक्सेप्शंस पे नहीं जाना है, इतना डिटेल पे नहीं जाना है, आपको केवल याद रखना है। तो हम कहें कि लिथियम का साइज बड़ा होगा या सोडियम का साइज बड़ा होगा, सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ दिया उसने, आप तुरंत बता दो सोडियम साइज बड़ा होगा, पोटेशियम साइज से ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं, हेलोजेंस में देखिए आप,
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनका साइज बढ़ता चला जाएगा। इस ग्रुप में 0 ग्रुप में देखिए साइज बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे आकार बढ़ेगा वर्ग में, ठीक है। और आवर्त में क्या होगा, साइज घटेगा। आप समझ में आ गया। चले, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई आकार। आप बता सकते हैं इसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। दूसरा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। चौथा है आयनन विभव। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। विद्युत धनात्मकता के नीचे ब्रैकेट में ले सकते हो विद्युत धनात्मकता। दोनों अपोजिट होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ऋणात्मकता बढ़ेगी धनात्मकता ऑटोमेटिक घटेगी, धनात्मकता बढ़ेगी तो ऋणात्मकता ऑटोमेटिक। बिल्कुल। चलिए चले आगे लिखिए और देख लीजिए। चलिए देखिए, परमाणु आकार समझ में आ गया आपको। वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ेगा, लगा दिया, एरो लगा दिया, मतलब ये बढ़ रहा है वर्ग में, आवर्त में घटेगा। अब आइए आप विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत धनात्मकता और ऋणात्मकता आपको पता है, ये सारी धातुएं हैं, पूरी टोटल ये धातुएं हैं, ठीक है। धातुओं का एक गुण होता है इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, ठीक है ना। आपने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखा था ना, ठीक है। उसमें क्या देखा था आपने, सोडियम 11Na281 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव, इसका क्या 28 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये धातुएं हैं ना, धातु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालती है। तो धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत धनात्मक। कैसी होती है, विद्युत धनात्मक, ठीक है। अधातुएं उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है ना, ठीक है। तो अधातुएं कैसी हो जाती है, विद्युत ऋणात्मक। तो आप यहाँ पे Cl का एग्जाम्पल लेते हैं, 17 Cl है आपका, 287 होता है। अगर एक Cl ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ आ जाएगा, तो Cl में एक ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा और 288 बन जाएगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर के NaCl बना लेते हैं ना। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वैद्युत आकर्षण बल से ये जुड़ जाते हैं और NaCl का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध या विद्युत। चलिए, तो अधातुएं इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनाता है। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 है ना। 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो 2 नेगेटिव बनाएगा। सल्फर भी इसी तरह से कर सकता है, ऐसे करते चले जाएंगे ना। तो हम ये कहेंगे कि ये तो धनात्मक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके एक पॉजिटिव बना रहा है। यहाँ से ले लो, आपको सोडियम सबसे सिंपल एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। तो आप क्या कहेंगे इसको कि विद्युत धनात्मक गुण आवर्त में क्या होगा, घटेगा। नहीं समझ में आया, विद्युत धनात्मक गुण आवर्त में घटेगा, नहीं घटेगा, है ना। तो जब आवर्त में घटेगा तो वर्ग में क्या होगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आएंगे, विद्युत ऋणात्मकता होती है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता। और विद्युत धनात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से निकालने की क्षमता, है ना। तो देने की क्षमता किसके पास है, धातुओं के पास। तो सारी धातुएं जो है ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड ही बनाते हैं। ज़्यादा धातुओं पर पॉजिटिव चार्ज ही होता है, नेगेटिव किसी धातु पर नहीं होता है।
और धातुओं पर पॉजिटिव चार्ज ना होकर के निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो पहले तो आप डेफिनेशन में विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता है, जो कि अधातु में शो करते हैं। तो अधातुओं की अगर चलें, ये तो धातु है, तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, और अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। Cl पे आ जाओ। तो आपका आवर्त में अगर आगे चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कैसे बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, देने की क्षमता है, तो विद्युत ऋणात्मकता तो कम हुई ना, धनात्मकता ज़्यादा होगी। विद्युत धनात्मकता ज़्यादा होगी लेकिन ऋणात्मकता कम होगी, तो इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। समझ में आ गया? तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? आवर्त में बढ़ेगी। जब आवर्त में बढ़ेगी तो वर्ग में घटेगी। ठीक है, विद्युत धनात्मकता वर्ग में बढ़ेगी, आवर्त में घटेगी। आप ऐसे याद कर लेना, एक एग्जाम्पल Na का और Cl का। Na इस कॉर्नर पे है, Cl उस कॉर्नर पे है, तो आवर्त में आगे जाएंगे तो Cl तो विद्युत ऋणात्मक होता है ना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा ऋणात्मकता बढ़ती है, ऋणात्मकता बढ़ेगी, धनात्मकता घटेगी, और वर्ग में उल्टा हो जाएगा, धनात्मकता बढ़ेगी, ऋणात्मकता घटेगी। ठीक है, अब जैसे ये अधातु है, इसके नीचे आया तो लेड धातु है आपकी, लेड क्या है? धातु है। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता इसकी है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनों को देने की क्षमता है। ये Pb2 पॉजिटिव आयन, लेड क्लोराइड पढ़ा होगा आपने, PbCl2, लेड कार्बोनेट PbCO3, तो ये क्या है? आपका धनात्मक आयन बनाता है। तो मतलब आप देखो, ये नीचे जैसे जाएंगे इस वर्ग में या किसी वर्ग में, तो इलेक्ट्रॉनों को देने की क्षमता बढ़ती जाएगी, धनात्मकता बढ़ती जाएगी, और वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना। अब आइए इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? जो यूं ऋणात्मकता बताइए ना, है ना, वही इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ई निगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब ई निगेटिव, और बंधुता मतलब दोस्ती यारी। तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती यारी कौन करेगा? ये FCl, Bri, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ये करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, है ना। तो बंधुता किनकी होगी? इनकी ज़्यादा होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऐसे जाने पर क्या होगी? बढ़ेगी। तो आवर्त में आप आगे गए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाती है, और वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाएगी आपकी। अपवाद है इसमें, लेकिन आपको अपवाद नहीं है, आपको सिंपली समझना है उसका ट्रेंड्स, तरीका क्या है बदलने का, ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए आयन होगा या आयन ऊर्जा, ये क्या होती है? प्रॉपर डेफिनेशन आपने बताया, लेकिन आपको समझा दिया हमने। आयन जैसे सोडियम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने अंदर से और क्या बनाता है? धनायन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के धनायन बनाने की क्षमता जो होती है वो आयनन ऊर्जा होती है। क्या होती है? आयनन ऊर्जा। तो अब ये सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा या Cl जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा? बताओ। सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो आयन ऊर्जा कैसी होगी? सोडियम की ज़्यादा होगी, और आयन ऊर्जा ऐसे आने पे कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता कम हुई, ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है और सोडियम का इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। और जैसे जैसे आगे आएंगे इसकी और कम क्षमता होती है देने की, और कम क्षमता, और कम क्षमता, इनकी लेने की क्षमता शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता तो आपने देख ली। आयनन ऊर्जा क्या होगी आपकी? आवर्त में जैसे जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा या आयनन प्रभाव आपका क्या होता जाएगा? आप कंफ्यूज मत हो। देने की क्षमता क्या हुई? जितना ज़्यादा देने की क्षमता होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो सबसे ज़्यादा इसकी हुई ना। तो जैसे जाएंगे तो आयन ऊर्जा घटती चली जाएगी और वर्ग में जाके वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, चलिए अब साफ कर दे इसको, पीरियोडिक टेबल को। ये पूरी हुई आपकी। अब चलते हैं धातुओं के बारे में। इसको चलिए अब आपको बताते हैं। धातुओं के गुण बताइए आप।
मेटल्स। ठीक है, आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा आपने कि मेटल्स, बताइए कोई भी कोई गुण बताइए आप। विद्युत की सुचालक होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऊष्मा के सुचालक होते हैं और काय के, विद्युत के भी सुचालक होते हैं ना, है ना। ठीक है, सबसे पहले पावर चमकदार, धातु कैसी होती है, चमकदार होती है, ठीक है ना। अधातुएं रफ होती हैं, साथ साथ देख जाइए, अधातुएं कैसी होती है, रफ टाइप की होती है, धातुएं कैसी होती है, चमकदार, मतलब उनकी जो सरफेस होती है अगर क्लीन कर लिया है तो शाइनी रहती है। दूसरा गुण होता है आपका आधात वर्धनीयता। क्या होता है, आधात वर्धनीयता। आधात वर्धनीयता क्या होती है, हाँ चोट बोलो जो भी आ रहा है, जब इनको पीटते हैं ना, पीट पीट के पतली चादर बनाई जाती है ना, तो ये मैलिएबिलिटी कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं मैलिएबिलिटी, हिंदी बोलते हैं आधात वर्धनीयता। मतलब इनको धातुओं को पीट पीट करके इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। लोहे की पतली चादर बनाई जा सकती है, सोने की पतली चादर बनाई जाती है, चांदी की पतली चादर टाइप बनाई जा सकती है। ठीक है, जिस भी मेटल की जितनी पतली चादर जितनी लंबी बनाई जा सकती है वो उतनी ज़्यादा आधात वर्धनीयता शो करेगी। और अधातुओं में अगर तोड़ोगे तो टुकड़े के रूप में टूट जाएगा, लेकिन इस तरह से पीट पीट की चादर उसकी नहीं बनाई जा सकती है। तीसरा प्रॉपर्टी है तन्यता, डक्टाइलिटी, इसको डक्टाइल बोलते हैं, डक्टाइलिटी, तन्यता। मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर हम उसका पतला वायर बनाएं तो जितना लंबा वायर बना सकते हैं उतना ही ज़्यादा उसकी धातु में तन्यता होती है। सोने का 1 ग्राम से लगभग काफ़ी बड़ा, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा तार बनाया जा सकता है, इसलिए सोना सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आई, धातु चमकदार होती हैं, आधात वर्धनीयता होती है, पीट पीट के लिए पतली चादर बनाई जा सकती है और इनमें तन्यता होती है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर आइए ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। ठीक है, ऊष्मा जानते हैं, हीट। ठीक है, अगर आप कोई मेटल का रॉड है, एक सिरे पे आप क्या करें, इसको एक बर्नर रख दिया हमने और इस बर्नर से आग जला दी, इसमें गर्म कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद आपका यहाँ पे गर्म हो जाएगा। आप घर पे जाते हैं, दूध गर्म करते हैं, चम्मच अगर उसी में डाल के रख दिया आपने, तो थोड़ी देर बाद दूध तो गर्म होगी, साथ में चम्मच भी गर्म हो जाएगी, आपको पकड़ने लायक नहीं रहेगी, है ना। तो वो मेटल की होती है ना, स्टेनलेस स्टील की होती है। तो मेटल ऊष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक, अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये मेटल की सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। सिल्वर आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। सिल्वर, इसके बाद तांबा आता है और इसके बाद आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, सिल्वर का आप याद रखना, कॉपर का याद रखना, मतलब दूसरा भी पूछेगा कॉपर का आएगा। सिल्वर सबसे ज़्यादा सुचालक होता है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी आपको कराएंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। चलिए, कुछ समझ में आया आपको?